इसमें जो है चैप्टर 4 जो है मैथ में उसको डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो इस चैप्टर को जो है इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले परिचय में यानी इंट्रोडक्शन इसके बारे में बताऊंगा, द्विघात समीकरण क्या होता है, आखिर इसमें कौन से फॉर्मूले लगेंगे, कैसे बनेंगे। पहले इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, उसके बाद इसके प्रश्नावली पर जो है आएंगे। तो इसमें टोटल 3 प्रश्नावली हैं, तीनों को सॉल्व जो है करेंगे बारी-बारी से, है ना। तो सबसे पहले जो है समझ लेते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है कि इसी तरह से जो है चैप्टर 3, 2 और 1 का जो है वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10 मैथ्स, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये जो बुक है आपकी, जो नया एनसीईआरटी वाला जो है, ठीक है। तो इसमें जो चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण, सबसे पहले आप ये समझो कि द्विघात क्या होता है, ठीक है। तो द्वि का मतलब क्या होता है? द्वि का मतलब होता है 2, ठीक है। द्वि का मतलब क्या होगा? 2 होगा। और घात का मतलब तो आप समझते ही हैं, पावर, ठीक है। तो मतलब जिस बहुपद के पावर 2 होंगे वो द्विघात कहलाएगा। समीकरण जो कंटेन करते हैं क्या, माइनस को भी कंटेन करते हैं, प्लस, है ना, और जो है मल्टीप्लाई, और फिर जो है वेरिएबल को भी जो है कंटेन करते हैं, और सब मिल करके जो बनता है वो समीकरण होता है, इक्वेशन उसको कहते हैं, ठीक है। तो जिसके 2 घात होते हैं उसी को द्विघात बोलते हैं, और समीकरण में ये होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल, ये जो है ये द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है, ठीक है। और जो द्विघात समीकरण होंगे ना, मतलब जिसके पावर 2 होंगे, इसके 2 हल होगा, ठीक है। तो पावर 2 होगा तो 2 हल होंगे, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के कितने हल होंगे? 2 हल होंगे। अब ये जो पूरे हो गया, ये पूरे क्या कहलाएगा? ये पूरे समीकरण कहलाएगा। अब इसमें जो पावर है 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है, ठीक है। समझ में आ गया? तो द्विघात समीकरण का मतलब समझ में आ गया होगा। और भी जो है सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो जब कोई द्विघात बहुपद, क्या कहा गया है कि जब कोई द्विघात बहुपद बहुपद शून्य के यानी 0 के बराबर होता है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे 0 के बराबर हुआ ना, ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे पूरे को, ठीक है। द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है ना, वो ये होता है, ठीक है। ये इसका मूल रूप है, इसको जो है माइंड में रखना है, ठीक है। द्विघात समीकरण का मूल रूप जो है ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पर ए जो होता है, ए बराबर एक्स स्क्वायर का क्या होता है? गुणांक होता है। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। और बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है। बी क्या होता है? एक्स का गुणांक होता है। और यहाँ पर जो सी है वो स्थिर पद है, ठीक है। कैसी पद है? स्थिर पद है। तो ये द्विघात समीकरण का मूल रूप है, जहाँ पर ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं तो एक जो टर्म आता है वो है विविक्तर, ठीक है। क्या है? विविक्तर। विविक्तर को ही जो है विवेचक भी कहते हैं। इसको कैपिटल डी से जो है डिनोट किया जाता है। और विविक्तर बराबर जो होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। द्विघात जो है, यदि द्विघात समीकरण के मूल जो है अल्फा और बीटा हो, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल के अल्फा और बीटा हो, तब क्या होगा? अल्फा बराबर जो है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटे 2a होगा। और जो है बीटा बराबर जो होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बराबर जो है बटे जो है 2a होगा, ठीक है। तो ये जो है अल्फा और ये बीटा होंगे, ठीक है। समझ में आया? अब जो है मूलों की प्रवृत्ति पर जो है थोड़ा फोकस करते हैं। मूलों की प्रवृत्ति क्या है? तो जब d बराबर 0 आ जाए, यानी विविक्तर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो मूल कैसा होगा? मूल जो होगा वो वास्तविक होगा। मूल कैसा होगा? वास्तविक होगा और बराबर भी होगा, ठीक है। जैसे अल्फा क्या होगा? तो अल्फा बराबर जो है माइनस बी बटे 2a, और बीटा भी क्या होगा? माइनस बी बटे 2a होगा। तो ये पहली कंडीशन है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस चैप्टर में। उसके बाद जो है कि अगर d बड़ा हो जाए 0 से, ठीक है, तो 0 से अगर d बड़ा होता है तो मूल कैसा होगा इसका? तो मूल इसका रियल होगा और डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वास्तविक होगा और अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। जैसे अल्फा क्या हो जाएगा? तो अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटे 2a, और बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बटे 2a, ये होगा, ठीक है। तीसरी जो कंडीशन है उसको भी बड़ा ध्यान से समझना है कि अगर अगर d जो है वो 0 से अगर छोटा हो गया
तो मूल कैसा होगा, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। यानी जो सॉल्व करेंगे ये यही दोनों सॉल्व होगा। अगर ये आ जाता है, ठीक है, अगर माइनस में आ जाता है, ठीक है, तो मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि क्या है द्विघात समीकरण। अब जो है इसके प्रश्नावली पर आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रश्नावली जो 4.1 है, ठीक है, 4.1 है, उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप ये भी समझो ना कि जो द्विघात समीकरण के जो हल हैं, इसमें 2 तरह से जो है हल किए जाएँगे। एक द्विघात समीकरण का जो है फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसको द्विघाती सूत्र कहते हैं, है ना? और एक जो होगा वो गुणनखंड विधि होगा, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से भी जो है सॉल्व करना है, और द्विघाती सूत्र का भी जो है यूज करके जो है मूल निकालने के लिए आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये पूरा द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है ना, इसमें कौन-कौन से टर्म आया, है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं इसके प्रश्नावली को, 4.1 को स्टार्ट करते हैं।